आप बगैर किसी सिक्योरिटी के आप बाजार में रेडी पे चने खाने निकल खड़ी हुई। जब से मैं चने खाने गई हूँ ना, चने हिट हो गए हैं। अच्छा। पूरे लाहौर में ढूंढने से भी कहीं चने मिल ही नहीं रहे। अच्छा हाफिज साहब, मैंने सुना है कि जिन गाड़ियों के पार्ट सस्ते होते हैं उन गाड़ियों के एक्सीडेंट में बंदा बचता नहीं। लाला जी, ये उन गाड़ियों के लिए है जो पाकिस्तान में बन रही हैं। इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए फार्मूला नहीं है। ये जो ब्राउन कलर की हैवल गाड़ी खड़ी थी ना, लश पश करती। हाँ। अभी उसकी बोनट पे रोड़े के साथ दिल बना के आई हूँ मैं। है, दिल बना के आई है? हाँ। हाय अल्लाह, वो तो मेरी गाड़ी थी। अभी तो पहले किस्त भी नहीं दी मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दहाइयों से हर शहरी का सवाल है कि पाकिस्तान में हमसाया मुल्क के मुकाबले में गाड़ियाँ महंगी क्यों हैं, कौन सी गाड़ी ख़रीदना फ़ायदे का सौदा है, आने वाले दिनों में गाड़ियों की कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे, चाइनीज़ गाड़ियों का मुस्तकबिल क्या है। इन तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ व्हीकल एक्सपर्ट हाफिज मोहम्मद सज्जाद। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो हम उसी पे बात करेंगे कि आप बग़ैर किसी सिक्योरिटी के, बग़ैर किसी एहतमाम के आप बाजार में रेडी पे चने खाने निकल खड़ी हुई। जुनैद सलीम, ये जो तुम्हारे सवाल में तंज की अमेजिश है ना, ये मुझे 10 मील दूर से भी महसूस हो रही है। लेकिन मैडम, आप तो 10 फुट भी दूर नहीं बैठी हुई। हाँ, मगर तुम 10,000 साल पहले के जमाने में जरूर रहते हो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी विजन जो है ना वो इतनी सी है। तुम मेरे दौरे का मकसद नहीं समझ सकते। ऐसे नहीं कि मुझे भूख लगी थी और सुबह सुबह मैं नान चने खाने निकल पड़ी। फिर क्या मामला ये था? जो मेरा विजिट था ना, इसमें मेरी यूथ के लिए एक मैसेज था। ये सारी यूथ मुझे आइडियलाइज करती है, मुझे फॉलो करती है। अब मैं पंजाब को सुथरे पंजाब से सेहतमंद पंजाब की तरफ ला रही हूँ। अच्छा। जो तुम नहीं समझ सकते। और वैसे भी 2026 को मैंने यूथ का साल करार दिया है। मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी यूथ है ना, ये पिज्जा बर्गर खाना छोड़े तुम्हारी तरह और ये सेहतमंद लाइफस्टाइल की तरफ आए। ये चने खाए, ये दालें खाए, ये सब्जियां खाए। अच्छा मैडम, ये भी बताएं कि आपका मैसेज यूथ तक पहुंच गया है? हाँ, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, जब से मैं चने खाने गई हूँ ना, चने हिट हो गए हैं। अच्छा। पूरे लाहौर में ढूंढने से भी कहीं चने मिल ही नहीं रहे। अच्छा। जाओ जाके ढूंढ के लाओ, कहीं से चने मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। मैडम, रात के वक्त तो चने मिलते ही नहीं हैं। आज मिल रहे हैं, जाके देख लो, लाइनें लगी हुई हैं। चने ट्रेंडिंग में आ गए हैं। 3 टाइम मेरी यूथ चने ही खा रही है। ये होती है पावर ऑफ मैसेज, ये होता है करिश्मा। और गामड़ दिमाग, तुम्हें क्या पता चनो की अफादियत क्या है। यहाँ एनके लगा के बैठा हुआ है। अगर बचपन में चने खाए होते ना, तो आज ये एनके ना लगी होती। ये क्या बात हुई मैडम? अब देखो, घोड़ा चने खाता है ना, कभी किसी घोड़े को ऐनक लगी देखी? हाँ मैडम, जो टांगे में जुते हुए घोड़े होते हैं उन्होंने एनके लगाई होती हैं। लो, एने वखरी अपनी रेबैन काटी। भाई, ज़हनी तौर पर तुम आज भी उकाड़ा के उसी गांव में ही रहते हो। और जुनैद सलीम, मुझे तो यहाँ तक मशवरा दिया गया है कि सादा और सेहतमंद खुराक के साथ साथ हमारी पंजाब की, पाकिस्तान की सकाफत को भी जिंदा किया जाए। जबरदस्त। और इस ज़िमन में यूथ को महंगे और अनहेल्दी स्नैक्स से दूर किया जाए। जबरदस्त। अब नूडल्स की जगह टांगरी, ब्राउनीज की जगह मुरुंडा और चॉकलेट की जगह गचक का इस्तेमाल होगा। मैडम, अब गला चूरन तो रह गया। नहीं नहीं, मेरे अपने मुंह च पानी आ जाता है। सिर्फ यही नहीं, ये तो मुझे कह रही थी कि बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, जो कि मुर्गा महंगा होने की वजह से पूरी नहीं हो पा रही। अब मशवरा सुनो इसका
कहती है जिन बच्चों के माँ बाप उनको मुर्गा नहीं खिला पा रहे, हाँ? उन बच्चों को स्कूल में मुर्गा बनाया जाएगा ताकि उनकी प्रोटीन की कमी पूरी हो। अच्छा। और फिर स्कूल में 2 मुर्गों की लड़ाई कराई जाएगी जिससे उनको हालातों से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। उम्मीद है अब कुछ समझ आई होगी मेरे वीएन की। फीके खरबूजे को शुगर फ्री कह के खाने वाले एंकर अजमा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਜਾ ਕੇ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੂ ਉਹ ਪਾਈ ਵੀ ਉਕਾੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੂਪੀਆਂ ਗੰਡੇਰੀਆਂ ਦਾ ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह शुगर तू ते जान छुट्टी। अच्छा मैडम, खाने पीने को चलो साइड पे रखें, आपका एक और वेलकम स्टेप जो है वो है मरी में शीशे का ब्रिज, स्काई ग्लास ब्रिज। क्या मंजर होगा, लोग डरेंगे उस पे चलते हुए जैसे चीन में ब्रिजेस पाए जाते हैं। जबरदस्त एकदम है, चीखे मारते हैं लोग। जुनैद सलीम, जो हम ब्रिज डिजाइन कर रहे हैं ना, वो चाइना से भी कई हाथ आगे है। वो कैसे? क्योंकि हम उस ब्रिज के ऊपर गिलास रखेंगे ही नहीं। जो ही लोग ब्रिज पे जाएंगे तो धड़ाम से नीचे। मगर घबराने की बात नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए नीचे गद्दे बिछाएंगे। अच्छा। जो ही वो नीचे गिरेंगे ना, सतरपटी गेंद की तरह टिप करके दोबारा ब्रिज के ऊपर यूं ही टिप टिप करते वो ब्रिज टॉप जाएंगे। मैडम, मरी और गलियात की दीगर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी तो बात करें ना। प्रोजेक्ट्स अभी नहीं स्टार्ट हुए, लेकिन बामी मशवरे बहुत सारे जारी हैं। अच्छा, क्या? सबसे पहले तो ये जो मरी कई दहाइयों से मरी पड़ी है ना, अच्छा। इसको जिंदा किया जाएगा। कैसे? इसका नाम मुकम्मल किया जाएगा। मलका कौसार मरी? नहीं, मलका कौसार मरी के आगे मीम लगाया जाएगा। मलका कौसार मरियम? आपका जवाब दुरुस्त हुआ पहली बार। एहो जिहा भाई जिम वाले नु जाके कहंदा है जे मैं करो अपनी साइकिल ले आवा ते फीस घट हो जाएगी। बल्कि मुझे तो यहाँ तक मशवरे दिए जा रहे हैं कि मरी के बांदरों को नथिया गली के बांदरों की तरह बेयारो मददगार और अनपढ़ ना छोड़ा जाए। अच्छा। वो बेचारे जो नथिया गली के बांदर हैं, हाँ। जूठी बची हुई छलियां खाते हैं, हाँ। उल्ली लगी हुई डबल रोटी खाते हैं। मरी के बांदरों के साथ ये नहीं किया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? बल्कि मरी के बांदरों के लिए साफ सुथरी टक शॉप्स खोली जाएंगी। मशवरा तो यहाँ तक भी दिया जा रहा है कि मरी की बांदरियों को जुएं निकालने के लिए एंटीलाइज शैम्पू दिया जाए और वो भी आसान अकसात पर देना चाहिए। मशवरे तो ऐसे ऐसे दिए जा रहे हैं कि मेरी अपनी अकल दंग रह गई है। एक मशवरा सुनो कि मरी में हर साल लाखों टन बर्फ पड़ती है जो कि जाया हो जाती है। उस बर्फ को मैदानी इलाकों में लाकर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाए और जैसे ही गर्मियों का आगाज हो ना, तो उस बर्फ के गोले बनाकर अवाम में मुफ्त बांटे जाएं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा गोला, हमारे साथ रहिएगा। सजाद भाई, एक तो आपका तारुफ जो है वो गाड़ियों के एक मोतबर एक्सपर्ट के तौर पे है, दूसरा आप एक शोरूम के मालिक भी हैं। मैं आपकी दूसरी हैसियत में आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जगह आपने ली होती है अपनी शोरूम के लिए 4 कनाल 2 कनाल, सड़क आपने कैसे लिखवाई होती है अपने नाम? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए सड़क का मामला ऐसे है कि पाकिस्तान में आपको पता है लाहौर सबसे एक महंगी तरीन जगहों में से है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। और लाहौर के अंदर जो सबसे महंगी जगह है वहाँ पे हम बैठे होते हैं, मजबूरी है, लोगों की सहूलियत के लिए हम बैठे होते हैं। और मोस्टली जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं वो सड़क पे नहीं होती। जो आप जैसे दोस्त आते हैं वो कहते हैं यार 5 मिनट का काम है, मैं वापस आया। सर पर 2 मिनट गड्डी वेख के वापस आना, वो जान ही नहीं छोड़ते और क्या क्या के थक जाते हैं। सर जी चाबी दे दे। साहब, शोरूम मालिकान के पास ऐसे ऐसे जवाज, ऐसे ऐसे बहाने होते हैं सड़क पे गाड़ी खड़ी करने के
कि ट्रैफिक पुलिस का बाप भी वहां से गाड़ी नहीं हटा सकता। नहीं, अब देखिए हमारी कानूनी जवाब मौजूद होते सर, हैं, गाड़ी खराब करके खड़ी कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है सर। देखिए कुछ चीजें थी, लेकिन अब तो जो गवर्नमेंट ने जो इंतजामात किए उसके बाद अब ये चीजें खत्म हो गई। अब हम अपनी हुदूद के अंदर हैं। आपके शोरूम के बारे में तो ये भी मैंने सुना है कि वहां पे जो अपनी जो इंटरनल पार्किंग है वो इतनी जबरदस्त है कि जैसे वो ड्राइवर उस पे वो करता है, जी मोड़ मुड़ता हुआ जाता है, वो लाहौर में क्या कराची में भी शायद कम ही लोगों के पास वो फैसिलिटी है, तो आप लोगों को कम तंग करते हैं सड़क पे। नहीं, कोशिश तो करते हैं। बाकी मैंने हमारी गाड़ी तंग करने की कोशिश करते के हैं, तंग ना हो लोग। तंग ना हो। अच्छा। और दूसरी चीज कि हम मतलब मोस्टली ऐसे होता है, कस्टमर्स आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, बाहर लड़के खड़े हैं, 5 से 7 लड़के हर वक्त मेरे खड़े होते हैं, सर चाबी दे दे, गाड़ी साइड पे कर देते हैं। बड़े जबरदस्त ड्राइवर होते हैं वो जो नौजवान होते जी हैं। जी, वो आपको पता है कैसे गाड़ी पार कर लेते हैं। तो बस वो फिर लोग नहीं मानते कि जी नहीं बस 2 मिनट गाड़ी देखी थे वापस आए, तो वो फिर आपको पता है और फिर इल्जाम हम पे लगता है। अच्छा, एक और इल्जाम का सामना है आपको, और ये मैं बचपन से देखता आया हूँ, और वो है हमारे यहाँ गाड़ियों की महंगी कीमतें। आप कंपैरिजन करते हैं, और बचपन से सुनते आ रहे हैं हम कि हमसाया मुल्क में यही सेम मॉडल, सेम गाड़ी जो है ये 3 गुना कम कीमत पे दस्तयाब है, और हमारे यहाँ वही गाड़ी ने वो इतनी महंगी। पाकिस्तान में अलमिया ये रहा कि जब कंपनीज आई तो उन कंपनीज ने डेवलपमेंट करनी थी, और डेवलपमेंट करवाती है हमेशा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कभी फोकस ही नहीं किया इस बात पर कि आप कोई यहाँ पे डेवलपमेंट करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। आज तक जितनी कंपनीज है, आप परेशान हो जाएंगे, किसी कंपनी के पास चले जाएं, सारे मैन्युफैक्चरर उनमें से कोई नहीं है, सारे असम्बलर हैं, बाहर से पार्ट्स लाते हैं, नट बोल्ट जोड़ते हैं और यहाँ पे बेचनी शुरू कर देते हैं। तो प्रॉब्लम यही रहा। यहाँ पे डिपार्टमेंट्स तो बन गए, एक डिपार्टमेंट के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नीचे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड बन गया, इस तरह की चीजें बनती रही। लेकिन अगर आप कहें कि उनके अंदर रिफॉर्म्स आई हो। एक बहुत बड़ा गाड़ियों का ब्रांड है, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो 80 की दहाई में पाकिस्तान कदम रंजा फरमाया था उसने, और ये तय पाया था कि 5 साल के अंदर अंदर पूरी जो फुल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हो जाएगी, यानी इंजन यहाँ बनेगा, फिर 5 साल की एक्सटेंशन, फिर 5 साल की। आज कब्र में हमारी टांगें, लेकिन हम नहीं देख रहे कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी उस कंपनी की भी हुई है, किसी की भी नहीं हुई। मैं सर आपको प्रेफरेंसेस बता देता हूँ। अभी इंडिया में उसी कंपनी का पिछले साल अगस्त में CEO आया जापान से, और उसने वहाँ पे $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया, और सेम डे में आप निकालें अगस्त में CEO उसी कंपनी का पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ के पास जाता है सैलाब की जद में, और 3 करोड़ रुपया इमदाद दे के चला जाता है। उधर उनकी प्रेफरेंस क्या है, वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इंडिया में वही कंपनी 100 मुल्कों में गाड़ी एक्सपोर्ट कर रही है। हमें खरात पे लगाया हुआ, हमें उन्होंने 3 करोड़ रुपया खरात पे, और हमारा IMF से जो पैकेज है 5 साल का $7.5 बिलियन का है जो हमने कर्ज लेना, और उधर वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है $7 बिलियन, और उसके बाद वो 100 मुल्कों में वहां से गाड़ी एक्सपोर्ट कर रही है, और हमें उन्होंने 3 करोड़ रुपया सदका, खैरात, ज़कात जो निकली वो आकर उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को दी अपने हाथों से। अच्छा हाफिज साहब, गाड़ियों के मामले में आपकी बात तो हरफ आखिर है। अगर किसी बंदे के पास 1 करोड़ रुपए हो और वो आपसे कहे कि मुझे बेहतरीन गाड़ी दिलवाएं। आपके पास 1 करोड़ है, मुझे दें, मैं आपको दिलवाता हूँ। मेरे पास गाड़ी भी है। यहाँ है। पूछ क्यों रही हो? अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए हो, आप पब्लिक के लिए पूछ रहे हैं, अच्छा, और वो आपसे कहे कि मुझे बेहतरीन गाड़ी दिलवाएं, तो आप कौन सी गाड़ी दिलवाएंगे? जापानी दिलवाएंगे, चाइनीज दिलवाएंगे, कौन सी दिलवाएंगे? देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो बेहतरीन आप दस्तयाब चीजें हैं ना, उनमें आप 3 गाड़ियों को आप कंसीडर करेंगे 1 करोड़ रुपए के बजट में। उसमें दीपाल SO5 आ जाएगी, MG PHEV जो अब आई है, और उसके बाद जैको J7 है। इन 3 गाड़ियों का कंपैरिजन है 1 करोड़ के बजट में। अब सब बाय द वे आपस की बात है, अगर कोई खातून मुझसे ये मशवरा मांगे ना 1 करोड़ में कौन सी गाड़ी, मैं कहूँगा 1 करोड़ तो मुझे दो ना, मैं तुम्हारा रिश्ता ऐसी जगह पे करवा देता हूँ किसी बड़े सरकारी अफसर से, 2 करोड़ की गाड़ी वैसे ही तुम्हें मिल जाएगी। मैं तो आपको एंकर समझता था, आप रिश्ते भी कराते हैं और माशाल्लाह आपके पास 2 करोड़ वाली गाड़ी भी है। बस यहाँ वो ये मार्केट में ओपन ऑफर दे रहे हैं कि भाई मेरे पास आ जाओ, 2 करोड़ वाली गाड़ी भी है। तो सर ये भी ऑप्शन अच्छा है, बुरा नहीं है। अच्छा सजाद भाई, ये बताइएगा, ये जो चाइनीज गाड़ियों का एक तूफान आया हुआ है, हर तरफ सड़कों पे आपको चाइनीज गाड़ियां नजर आती हैं। हालांकि एक वक्त था कि उन चाइनीज गाड़ियों के बारे में कहा जाता था कि चले तो चांद तक वरना शाम तक, लेकिन अब रिलायबिलिटी भी आ गई है, उनमें कीमतों में भी इस्तेहकाम नजर आता है, वो पहले वाला मामला नहीं है। किस मोड़ पे आपने ये महसूस किया था कि यार चाइनीज गाड़ियां जो है अब जापान को बराबर की टक्कर देना शुरू हो गई हैं? सर देखिए, किस गाड़ी के आने से? जापान अपने उसूलों पे खड़ा है, जापान के बहुत सारे मसाइल हैं,
वो कहते हैं बैटरी रिसाइकलिंग, इसकी रिसाइकलिंग कैसी होगी और उसके बाद जो इसका माहौलियात पे असर आएगा वो कहाँ पे जाएगा। जापान उस तरफ चला जाता है। चाइना कहता है आज की दिन है और आज की जिंदगी है, एंजॉय करो, कल का कल देखा जाएगा। तो चाइना ने फिर देखे अपनी जो टेक्नोलॉजी है, अब वही BMW जब जर्मनी बनाता है तो उसकी प्राइस क्या होती है, और जब वही BMW सेम गाड़ी चाइना बनाता है तो उसकी प्राइस वो बहुत नीचे ले जाता है। आप कहना चाह रहे हैं कि जापान या जर्मनी में अगर वही गाड़ी महंगी है तो उसकी एक वजह जो इंटरनेशनल बाइंडिंग्स है। इंटरनेशनल बाइंडिंग्स के अलावा देखिए जापान में जो एक वो उन्होंने अपना मयार सेट कर लिया, वो उससे आगे पीछे हो नहीं रहे और वो डेवलपमेंट की तरफ जाते नहीं। वो और उनकी बात लॉजिकल उनके नजदीक है, ये नहीं कि सारी जापान की कौम वो गलत बैठी हुई है। वो कहते हैं बैटरियों की रिसाइकलिंग कल को कहाँ पे करेंगे और उसका माहौलियात पे जो असर होगा वो कितना शदीद है। लेकिन चाइना कहता है वो चीज़ों को सस्ता करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे लेकर आता है, फिर गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है एक्सपोर्ट के लिए। तो चाइना का कंपटीशन इस वक्त ना टेस्ला कर पाया, एक BYD उठाए और BYD को टेस्ला के पीछे गवर्नमेंट खड़ी थी, इधर BYD उठी और उसने टेस्ला गिरा दी। अच्छा साहब ये बताइएगा कि ये बिजली से चलने वाली गाड़ियों का, इलेक्ट्रिक हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक तूफान है, ये बताइएगा कि जब लोग आपके पास आते हैं गाड़ी की कंसल्टेंसी के हवाले से, पूछने के हवाले से, खरीदने के हवाले से, उनकी सबसे बड़ी रिजर्वेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में? क्या जानना चाहते हैं वो? अच्छा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में दो चीजें चल रही हैं। एक तो उनकी प्राइस डिवैल्यूएशन है कि यार कितना पेट्रोल में पैसा बच जाएगा और कितना कितनी गाड़ी डिवैल्यू हो जाएगी। अच्छा, इस मिथ को तोड़ दिया BYD ने। BYD इस वक्त डिवैल्यू उस तरह नहीं हो रही जिस तरह बाकी गाड़ी, मतलब जो पेट्रोल गाड़ी अगर आप होंडा सिविक लेते हैं तो होंडा सिविक की कीमत ज्यादा गिर रही है बनिस्बत इलेक्ट्रिक के। दूसरी चीज देखें सर, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बंदा कहता है यार मैं गाड़ी ले रहा हूं इलेक्ट्रिक तो यहां से मैं मुल्तान जा सकूंगा, तो वो मुल्तान नहीं जा पाता। चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते तो हैं कि जी हैं, लेकिन जब निकल जाते हैं तो आगे से कहते आगे जरा 10 मील लगे, 10 मील लगे, कहते यार गड्डी नहीं टुरने 10 मील लगे। सर ये सबसे बड़ा मसला है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया तो ये मसला हल हो जाएगा। मतलब अगले आप कह लें कि 26 के एंड तक इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि ये मसला हमारा मुकम्मल हल हो चुका होगा। अच्छा चले, अब आते हैं आपकी जिंदगी के एक दूसरे रुख की तरफ कि अब आप एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी हैं, करोड़ों की तादाद में आपके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। तो ये बताइएगा कि ये गाड़ियां बेचते बेचते सारे लोग सोशल मीडिया की तरफ कैसे आ गए? सोशल मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं था। नहीं, ऐसे नहीं है कि हमने फैन फॉलोइंग के लिए अपनी जो पर्सनल जात है उसको वहां पे हाईलाइट किया, ऐसे नहीं हुआ। हमने बिजनेस किया और बिजनेस में हमने कुछ चीजें ऐसी दी जो बिल्कुल मार्केट में कोई नहीं करता था। अब पहली चीज ये है कि पाकिस्तान में हम अकेले हैं जो अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट देते हैं और मनी बैक गारंटी के साथ देते हैं। पाकिस्तान में कोई और इदारा ये नहीं करता। तो हमारा कंटेंट में इतनी जान थी अल्हम्दुलिल्लाह, हम कंटेंट को लेकर आए और उस कंटेंट की वजह से हमारी व्यूअरशिप बढ़ी, हमारे फॉलोअर्स बढ़े और हमने अकाउंटेबिलिटी रखी। अच्छा, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ लड़ाई नहीं करना पड़ी? नहीं, ऐसे तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई लड़ाई नहीं है और नेचुरल ऑर्गेनिक है सारी चीजें। ऑर्गेनिक के साथ कई लोगों को तो पार्टनर्स के साथ लड़ाई करना पड़ती है। सर बड़े लोग हैं सर, तो हमने तो सर कंटेंट गाड़ियां बेचते हैं, सीधी सीधी बात है, ना लड़ाई बेची है ना कोई चेहरे बेचे हैं। हमने जो बेचा है कंटेंट, उस कंटेंट की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं यार, सबसे बड़ा अफजाब आपको ये क्रेडिट जाता है कि बगैर मंज हुए आपने गाड़ियों में इतनी एक्सपर्टीज हासिल की कि आपका नाम जो है वो डंके बजने लगे। सर देखें, हमने तय किया था हम कोई 2 नंबर काम नहीं करेंगे। हमने अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले अपने आप पे इंप्लीमेंट की और पेड हमने प्रमोशंस नहीं की कभी। अच्छा आप साहब ये फरमाइएगा, जिस रफ्तार से आपने तरक्की की है अपने शोबे में, अल्टीमेटली आप गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाएंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह की रहमत से मेरा वो टारगेट है, उसमें जाएंगे। हम रियल एस्टेट में भी आए। आप फिर गरीब तबके के लिए, मतवसत तबके के लिए गाड़ी मेरी बनाएंगे? सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह जब भी अल्लाह मुझसे काम ले, तौफीक दे, तो मैं ये काम करूं जिस पे मैंने बात की है। मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये है, इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं उस क्लास के लिए बनाऊंगा जिस क्लास से मैं ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिस क्लास से मेरा ताल्लुक है उस क्लास के लिए मैं गाड़ियां बनाऊंगा, उसी क्लास के लिए तो गाड़ियां बन रही हैं। नहीं, मैं उस क्लास की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैंने मेरा अपना सफर शुरू किया। अच्छा, मैं उस क्लास को नहीं भूला, मैं अपने आप को उसी क्लास में समझता हूँ और मैं सबसे पहले उन्हीं को इंशाल्लाह डिलीवर करूंगा। ये बताइए कि कभी कभी लोकल गाड़ियों के जो पुर्जे होते हैं वो इम्पोर्टेड गाड़ियों से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसकी क्या वजह होती ये है? प्रोपेगेंडा है। हमने इस पे वीडियोस की, लोगों को अवेयरनेस दी कि टोयोटा रेस की लाइट जो है वो कितने की है और उसके मुकाबले में टोयोटा क्रॉस की लाइट कितने की है। हमने इस पे प्रॉपर वीडियोस की हैं और आप परेशान हो जाएंगे। अगर इंपोर्टेड गाड़ी सेम कैटेगरी की, उसकी लाइट 60,000 रुपए की है पेयर, 70,000 रुपए का पेयर है, तो वही गाड़ी लोकल उसका 4.5 लाख रुपए का पेयर है।
और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ हमने अवेयरनेस दी है लोगों को, इस पे कैंपेन की कि वही गाड़ी जापान से बनकर आती जापानीज ओरिजिनल लाइट आपको 60, 70, 80 हज़ार रुपए में पेयर मिलेगा। चलें, इतना ज्यादा उसको प्राइस को हाईलाइट ना करें वरना रातों को उतरना शुरू हो जाएगी ये एक नेचुरल मसला है। देखिए ये प्रोपेगेंडा है और इस प्रोपेगेंडे को बड़ा हाईलाइट किया गया और इसको प्रोपेगेट किया गया प्रॉपर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाफिज साहब, मैंने सुना है कि जिन गाड़ियों के पार्ट सस्ते होते हैं उन गाड़ियों के एक्सीडेंट में बंदा बचता नहीं। लाला जी ये उन गाड़ियों के लिए है जो पाकिस्तान में बन रही हैं, इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए फार्मूला नहीं है। यहाँ पे जो 3 डब्बे बन रही हैं, आप उन 3 डब्बों की हालत देखे जाके वो बन कैसे रही हैं। 2500, 3000, 3500 डॉलर की गाड़ी यहाँ पे 12 से 13 हज़ार डॉलर में बेच रहे हैं गत्ते, और उन गत्तों पे जब एक्सीडेंट होता है अल्लाह रहम करे कुछ नहीं बचता, वो इंपोर्टेड नहीं होती, लोकल होती हैं। अच्छा हाफिज साहब, मुकदी मुकाओ एक सवाल जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, जो हमारा मुतवस्सित तबका है, इनको सस्ती गाड़ी नहीं मिल सकती 3-4 लाख रुपए में? उनकी खवातीन चिंची वगैरह में सफर करती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए जो हमारी गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज है ना वो सेठों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई जाती हैं, उसमें गरीब आदमी का कोई रोल नहीं होता। अगर गवर्नमेंट जो एक सफ़ेद पोश तबका है, पाकिस्तान की मेजोरिटी जो है बिल्कुल ऐसा ही है। सफ़ेद पोश तबका, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना काम कर ले कि जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं, जब तक आपके पास लोकल गाड़ियाँ नहीं बन रही, यहाँ का सेठ कभी छोटी गाड़ी नहीं बनाएगा क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट रेशो नहीं नजर आता। बिल्कुल वो थोड़े से लगा के बहुत ज्यादा कमाना चाहता है, यहाँ का कल्चर है इलीट क्लास नहीं, की। तो जो यहाँ पे बन रही हैं छोटी गाड़ियां, वो कीमत में इतनी कम क्यों नहीं हो पा रही? सर देखिए वो सेठ कल्चर है और वो सेठ 3000 डॉलर लगा के 12,000 डॉलर की बेचना चाहता है। और फिर सोशल मीडिया पे हम वो छोटी गाड़ियां देखते हैं, पता नहीं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। जो नंबर दिया हो तो उस पर कॉल करो तो जवाब ही नहीं आता। अभी तक देखिए एक आप रिक्शे को 3 व्हीलर्स को आप 4 व्हीलर करके गाड़ी कर देंगे तो वो गाड़ी नहीं होगी, वो उस बंदे का और इस्तेहसाल है। आप उसको एक रिक्शा जो है वो 12 से 15 लाख या 20 लाख का बेच दें, तो ये बड़ी गलत बात है। और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इस पे खुदा के लिए कभी होश के नाखून भी ले ले और वो काम भी कर ले। ब्यूरोक्रेसी जिन्होंने सिर्फ घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के एसी में बैठने के पैसे लेने हैं, तो वो अगर थोड़ा सा वर्क कर ले। और इस पे मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता ब्रांड्स के, उन ब्रांड्स जो बड़े ब्रांड है, अगर उन पे कंडीशंस लगा दी जाए कि आपने 660 सीसी गाड़ी भी लॉन्च करनी है, उस पे प्रॉफिट ना कमाओ, क्या फर्क पड़ता है, बाकी कमा लो ना एलीट क्लास से। जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उसको जीने का हक दे दो। हाफिज साहब, बरसबीले तज़किरा एक सवाल है कि शहजाद डोगर साहब को आप टिकटॉकर समझते हैं या व्हीकल एक्सपर्ट समझते हैं? देखिए शहजाद डोगर साहब ने नया ट्रेंड दिया मार्केट में और मैं अपने कार डीलर्स को मार्केट में बैठ के कहता हूं कि उनसे देखिए, आप उनसे इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, आप उन्हें व्हीकल एक्सपर्ट माने या ना माने, वो गाड़ियां आपसे ज्यादा बेचते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लिया और जिस तरह उन्होंने बेदरेग अंदाज में डोगर साहब ने हर गाड़ी को पेंट कहना शुरू कर दिया ना, अब तो जापान वाले गाड़ी पाकिस्तान बेचते हैं, पेंट नहीं करते, कहते होते कोई डोगर ना दा बंदा है वो हर गाड़ी नु पेंटेड कर दिंदा है। जुनैद साहब पेंट के बगैर पाकिस्तान भेज रहे हैं। देखिए सर, आप कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। हाँ। तो उन्होंने फार्मूला सीखा और उस फार्मूले को अप्लाई कर दिया, इंप्लीमेंट किया और उन्होंने गाड़ियां बेच ली। तो जो नहीं बेच सके वो ना बेच सके, जो नहीं आ सके सोशल मीडिया पे वो नहीं आ सके। अब रोते रहे शहजाद डोगर को, शहजाद डोगर गाड़ियां बेच गया बस। शहजाद डोगर साहब को आप मॉडल नहीं समझते? शहजाद डोगर साहब मेरे भाई हैं, वो ना बहुत सादा आदमी है और वो इस्तेमाल हो जाती है। अभी उनको किसी ने मॉडलिंग की तरफ लगा दिया, उन्होंने सोचा ही नहीं है कि मैंने करनी है कि नहीं करनी। और बस मेरा ख्याल है कि शहजाद डोगर साहब जल्दी वापस आ जाएंगे अपने असल बिजनेस की तरफ इंशाल्लाह। उनका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है। और उनकी एक मैंने टिकटॉक पे उनकी मॉडलिंग की एक मैंने झलक देखी है छोटी सी, जिनमें वो मुख्तलिफ रक्कासाओं के दरमियान वो खुद भी रक्स फरमा रहे हैं, लेकिन अपने वो रक्स को तकद्दुस देने के लिए यहाँ पे सीने पे हाथ भी रखा हुआ है उन्होंने। अब इसमें यही है कि शहजाद साहब मेरा ख्याल है कि अगर उनका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है तो वो बिजनेस की तरफ आ जाएंगे असल में। कभी उनको कोई फ्रॉड से थाईलैंड ले जाता है, कभी कोई उनको नचा देता है, ये क्या बात है? इतने सादे शहजाद आदमी साहब जो दोस्तों के दोस्त हैं, जो बुला लेता है वो कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि बस ज्यादा हो गया कुछ इस मर्तबा। जी, तो अब बारी है सोना का सवाल। 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सेलेक्ट करनी है। कार इंडस्ट्री में फ्रॉड करने वालों के साथ क्या सलूक करना चाहेंगे? पुलिस की तरह पांजा लगाएंगे, गाड़ी की छत पर मुर्गा बनाएंगे, गधे की सवारी कराएंगे, 24 घंटे मुसलसल चाहत फतेह अली खान के गाने सुनवाएंगे? पांजा लगाना चाहिए, बेहतरीन इलाज है। इस कौम का कौमी मिजाज भी है। हाँ। और वो जो डंडा है कहते हैं बिगड़े तगड़िया दा उस्ताद है। अच्छा हाफिज साहब, जिस हिसाब से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, आपको नहीं लगता कि अगले 4-5 साल में पेट्रोल गाड़ियां माजी का हिस्सा बन जाएंगी?
देखिए जिस वक्त सीएनजी गाड़ियां आई थी ना, तो आपने देखा कि क्रूजर और उस वक्त पिजीरो होती थी, उसके अंदर भी सीएनजी लग गई थी। तो हम जाएंगे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ, और ये 100% होगा। पेट्रोल गाड़ियां सिर्फ गांव देहातों की हद तक रह जाएंगी, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उन तक रह जाएंगी। और अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड, जो PHEV जिसे हम बोलते हैं, या रीव है, तो अल्टीमेटली कौम ने उस तरफ जाना ही जाना। और जब वो आएंगी तो ऑब्वियसली जो पेट्रोल गाड़ियां हैं उनका किस्सा तमाम हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। सर पिछले दिनों मैं अपने गांव गई, तो मैंने वहां पे एक ऐसे करैक्टर से मेरी मुलाकात हुई जिसने मैं देख के मुझे बड़ी खुशी भी और बड़ी हैरत भी हुई। हम शहरों में समझते हैं कि नाई सिर्फ बाल काटने का काम करता है। अच्छा, देहातों में इसको गैर काश्तकार तबके की हैसियत हासिल होती है, लेकिन पूरा गांव नाई के गिर्द घूमता है और नाई पूरे गांव के गिर्द घूमता है। ऐसा ही है। हाँ जी। और जो उनकी फीमेल्स होती है उनको न्याणी बोलते हैं हमारे इलाके में। अगर नाई इतने काम करता है, आप लोगों का तसव्वुर है? नाई क्या नहीं करता ये बताओ। नाई कौन सा काम है जो नाई के हाथों से बचा हुआ है? ऐसा ही है। नाई जो है वो पैगाम रसां भी है, बिल्कुल। यानी वहाँ का सारे जो कम्युनिकेट करता है। हाँ। ये जो शादी कार्ड वगैरह तकसीम करना गांव देहात में करता था, कहना चाहिए। अब जैसे बाकी पेशे मादूम होते जा रहे हैं, ये भी मादूम होता हुआ पेशा है, लेकिन ये अभी बहरहाल गांव की सतह पर तो ये जिंदा है पेशा, और पूरे जोबन के साथ जिंदा है। ऐसा ही है। कई देहातों में तो पूरी तरह जिंदा है। ये पैगाम रसां भी होता था, फिर होता था या होता है। फिर ये सबसे वो एक तरह का सर्जन भी होता है, जराह बहुत अच्छा होता है। यस। जख्म हो जाए तो उसी ने जड़ी बूटी को ला के देनी हाँ है, जी, बिल्कुल ऐसा। सारे काम उसने हाँ। करने। और शादी ब्याह खुशी गमी उस पे देगे भी पकाते, बाल छोड़ के उसने देगे पकानी शुरू कर देनी है। यस यस। और इनकी खवातीन बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होती हैं। मतलब घर में कोई फंक्शन है या कुछ भी है, ये जैसे गंदम की फसल ही आ गई है, उसको समेट के रखवाने में, रोटियां पकाने में, किसी फंक्शन में सबसे आगे आगे वही होती हैं, खाना तकसीम करने में। मतलब बहुत बड़ी रौनक है नाई। वो एक दफ़ा मुनीर न्याजी साहब से किसी ने पूछा ना कि मुनीर साहब बताएं कि वो जिस्म का कौन सा हिस्सा है जिसके काटने से खून नहीं निकलता, तो वो कहते नहीं मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि नाखून। कहते तू मेरे पिंड दा नाई नहीं वेख्या फिर। अच्छा सर, नाई ऐसा पेशा था कि ये रिश्ते करवाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता था। विचोलन था पूरा। बिल्कुल। अच्छा, फिर जब ये कार्ड देने जाते थे ना, शादी कार्ड, सदा देने जाते थे, तो उस वक्त लाग मिलती थी इनको। बिल्कुल। और लाग लेने पर भी एक पूरी साइंस है इन्वॉल्व है। हाँ। और इस पे बड़ा कंपटीशन होता था कि भाई तू फलाने घर गया कार्ड देन, उन्हें तेनू की देता है 200 रुपये तलाओ, फिर 500, 1000। इस तरह नाई के पास बड़े पैसे जमा हो जाते थे। वाह वाह, देखिए आप लोगों को नाई के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। अच्छा, ये जो किरदार है, यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं, ये मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड होता था। नहीं जुनैद भाई, वाकई हैरत है कि एक शख्स इतने सारे काम करता था। हाँ, और पूरे गांव में फैला होता था, इसीलिए इसको कुछ लोग नाई 5 भी कहते थे। अच्छा, मोबाइल की आमद के बाद जैसे बहुत सारी मशीनें मतरूक हो गई, कैलकुलेटर गायब हो गया, घड़ी गायब, कैलेंडर गायब, सारी चीजें गायब हो गई। इसी तरह अगर किसी गांव में जानदार नाई होता था तो बाकी सारे पेशे गायब कर देता था। ऐसा ही है। देखे ना, खाना भी उसने बनाना, बिल्कुल। पैगाम रसानी, डाकिया भी वही बन गया, सारा कुछ वही है। और डॉक्टर भी वही होता था, नाई होता। वो गालिबन हाली ने कहा था कि दर्द और दर्द की सबकी है दवा एक ही शख्स। तो सारी दवा नाई के पास ही होती थी। वाह वाह। अच्छा, और ये देखें कि उस दौर में ये जो फ्रेज अब आई है ना, पैसिव इनकम, ये उस शख्स ने उस दौर में कर ली थी। और सबसे बड़ी बात है कि कोई फेक न्यूज नहीं थी फैलती इलाके में, क्योंकि नाई जिम्मेदार होता था। गलत खबर देगा तो जुतियां खाएगा। ऐसे कहना सी मार सब गल बिल्कुल पक्की जे। मैं तो उठ के हूं नहीं आया। अच्छा, नाई की दुकान को गांव का चैनल क्यों समझा जाता था भला? क्यों? इसलिए कि गांव के हर बंदे ने उसी नाई के पास आके शेव करवानी होती थी, बाल कटवाने होते थे। क्योंकि सिर्फ गांव के चौधरी को ये प्रिविलेज हासिल थी कि वो नाई उसके घर जाके काट आता था, वरना तो सब बाकी जो पब्लिक थी गांव के रिहायशी थे, उन्होंने उसी दुकान पे आना होता था। और वो वहां बैठ के दुनिया जहान की सियासत, गीबत, चुगली वही करते थे। इसलिए उसके पास जो ताजा तरीन खबर होती थी, वो एक रिपोर्टर भी था बेहतरीन नाई।
अच्छा, एक तो ये पॉजिटिव बात थी ना कि सबके राज उसके पास थे, ठीक है, सुलह वगैरह कराता था। हाँ। एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी थी इसकी, ये लड़ाइयां भी करवाता था। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो राज अपने सीने में रखता था या हर वक्त बताता रहता था। हाँ, ये डिपेंड करता था कि किस तरह का नाई है। अच्छा जी, मेरे पास जो खबर है ये किसी नाई की फैलाई हुई नहीं है, बल्कि ये अखबार में छपी हुई एक मुसद्दका खबर है। नाई भी यही दावा किया करते हैं बल्कि क्या? कि किसी अखबार से अखबार दी खबर नहीं हैगी, ये अखा वेखी गल ले। खबर ये है, प्रियंका चोपड़ा मेरे बच्चे की माँ है। 3 साल साथ रहे, मेरे करोड़ों खा गई। पाकिस्तानी बाबे ने लाहौर की अदालत में केस कर दिया। बहुत अच्छे। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? नाई से पूछते हैं किसी से। नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि जब ये खबर प्रियंका तक पहुंचेगी वो क्या सोचेगी। वो सोचेगी कि हाय आई मिस द चांस। अच्छा जी, खबर की तफसील पे जरा गौर फरमाएं। वो कहता है जब वो मेरे साथ यहाँ पे रहती थी तब मैं अच्छे खासे पैसे कमाता था, 50,000 सैलरी थी मेरी। 50,000। मेरा ख्याल है प्रियंका चोपड़ा के जो उसने पोस्टर अपने कमरे में घर में लगाए होंगे ना, हाँ। उसकी लई पे इतने पैसे लग गए। अच्छा, अगर ये मुआवजा हो भी जाए, इस शख्स को प्रियंका चोपड़ा कहीं मिल भी जाए, तो 3.25 सेकंड से ज्यादा ये प्रियंका का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। 3 सेकंड। सर, मौजज़ा तो उस आदमी के लिए होगा ना, प्रियंका के लिए तो ये अजाब होगा। अच्छा, इस बाबे ने ना ये हरकत क्यों की है कि दिखा सके कि मेरा प्रियंका के साथ केस चल रहा है। हाँ, भावे एहो जे बाबे को अपनी बुढ़ी भी तंग होने के वजह प्रियंका ते केस करते तरीका भुगत करो निकल। अच्छा जी, आज की वीडियो देखें। हवा के खौफनाक बगोले के साथ बच्चे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। ओए होए, ओहो, ऐसे फर्ज समझ के उसके अंदर जा रहे हैं और उड़ के बाहर आ रहे हैं। ओए होए होए। अच्छा, पता है ये क्यों जा रहे हैं? जब हम तो छोटे थे ना, तो हमारी दादू या हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इसके अंदर जिन होते हैं, तो बच्चे उस एक्साइटमेंट में जा रहे हैं। अब पता नहीं होते हैं कि नहीं बस होते। ये नहीं, जिन नहीं। देखने ही जा रहे हैं सारे। हाँ, सर, बिल्कुल। नहीं सर, उनको फ्री के झूले मिल रहे हैं इसलिए जा रहे हैं। आज मुझे यकीन हो गया इसके अंदर कोई जिन जुन होते हैं, जिस तरह बैग इसमें से उछल के। कई बच्चे इसके अंदर बैठ के स्कूल जाते हैं। अच्छा सर, कई बच्चों को ये होगा कि यार ये शायद हमें इटली ले जाए। सर, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਐਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਛੱਤੇ 'ਚ, ਪਹਿਲਾ ਪੂਣ ਤੈਨੂੰ ਲੜੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੜेगा, ਤੇ ਲੜ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ है। सर, हमारी ऑडियंस में एक बड़े ही प्यारे सिंगर मौजूद है, अब्दुल रहमान नासिर। इनसे गाना सुनते हैं। जी, मेरा नाम एयर नासिर है और मैं गुलाम अली साहब की गज़ल हंगामा है क्यों बरपा गाना चाहूँगा। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। उसमें से नहीं मतलब, दिल जिससे हो बेगाना। मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। काज़िम, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। हमें यकीन है आप हमारे साथ रहें। काज़िम, डाइटिंग करने वाली बास खवातीन को इतनी फिक्र अपने बच्चों की नहीं होती जितनी डाइटिंग की होती है। डाइटिंग करने वाली दो सहेलियों की हालत ज़ार आपको दिखाते हैं आज के अपने मिनी स्किट में।
हाय मुलीजे, तुमने इतना वजन कम कर लिया, जरूर तुमने लिपोसक्शन कराया होना है। लिपोसक्शन नहीं, लाइपोसक्शन होता है। और लिपो तो गुड्डी को बोलते हैं, मैं और लाइपोसक्शन, सवाल ही नहीं पैदा होता क्या हो गया तुम्हें। लिपोसक्शन नहीं करवाए तो लाइपो। तुम वही तो डाइटिंग तो तुम जरूर करती होगी ना। अल्लाह माफ करे भाई, मैं तो डाइटिंग के करीब ही ना हूँ। एक दफा दुनिया में आई हूँ, पेट भर के बंदा खाना भी ना खाए। भाई मेरी तो दादो भी कहा करती थी, अल्लाह पाक खांदे पींदे हैं चुक लें। और फिर देखो अल्लाह का करना ऐसा हुआ, वो एक शादी पे गई हुई थी, कोरमा खाते खाते अल्लाह को प्यारी हो। हड्डी के साथ ही बोटी खाने पे लगी होंगी। नहीं, रोटी जरा ज्यादा खा ली थी। रौनक मेला वेख के सड़ मर गई होनी। मुलीजे तुम तो खुशकिस्मत हो, मैं देखो 6 साल से डाइटिंग करी हूँ, जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा मुझे। बस 6 साल और वेट करो, 12 साल बाद तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है। मुझे पता है तुझे, जब मैं वेट मशीन पे खड़ी होती हूँ ना, तो वेट मशीन में से आवाज आती मैं मर गई, फिर बीच में से 2 हाथ निकलते हैं ऐसे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वाह शैम्पी वाह, सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे हो। अच्छा, शुक्र है अल्लाह का, मैं तो इस इशारे को फिटे मुंह ही समझती रही हूँ। घबराओ ना, वाह शैम्पी वाह का भी यही मतलब है। पुलिसे तुम्हें मजाक सूझ रहा है? इतनी मुश्किल जिंदगी है ना डाइटिंग की, इतनी मुश्किल जिंदगी है ना, क्या बताऊं मैं तुम्हें। अरे कुछ तो बताओ ना। पुलिसे तुम्हें पता है, सुबह सुबह मेरे सारे घर वाले ना खाद निहारी पाए में कुलचे डबो डबो के खा रहे होते हैं, और मैं एक नुक्कड़ में बैठ के इतना सा ब्राउन ब्रेड का पीस खा रही होती हूँ। मैं किस तरह से अपने आप पे कंट्रोल करती हूँ, किस तरह से। हाय अल्लाह, कितनी मुश्किल जिंदगी है तुम्हारी। जिंदगी क्या मौत ही हुई ना। हाय भाई, मैं तो खाद पाए निहारी के साथ नान तो क्या 2-2 पराठे भी खा जाती हूँ, फिर जाके मेरा नाश्ता पूरा होता है। तुम्हें पता है नान खुश्क होते हैं, इसलिए मुझे 7 पराठे खाने पड़ते हैं, और पराठे भी मैं चौपड़ के खाती हूँ। हैं? 6 महीने हो गए मुझे पराठा देखे हुए। अच्छा सुनो, तुमने कभी देसी घी वाला पराठा जैम के साथ ट्राई किया? नहीं, ज्यादा जैम खाने से घुटने जैम हो जाते हैं। मेरे तो नहीं होते भाई, बहुत मजे का होता है कसम से, रोज सुबह सुबह खाया करो। तुम्हें पता है मीठे से तो मैं इतना दूर हो चुकी हूँ, तुम्हारे घर आते हुए ना 4 गलियां दूर टाप के आई हूँ तुम्हारे घर। क्यों? तुम्हें पता है जो तुम्हारी गली की नुक्कड़ में मिठाई की दुकान है ना, उसको देखना ना पड़े। अच्छा, वो मिठाई वाली दुकान पहले नहीं थी, मेरी वजह से बनी है। मैं तो भाई सुबह दोपहर शाम हर खाने के बाद मिठाई। जिंदगी का मजा तो मीठे में है। मैं तो बहुत शौक से मिठाई खाती हूँ। तुमने कभी किसी लड़की को बेसू खाते देखा है? नहीं। मैं तो वो भी नहीं छोड़ती है, वो तो कोई भी नहीं खाता, वो तो एंड पे कीड़ियां खाती हैं। वाह भाई, पैसे मैं खर्च और खाए कीड़ियां। और बर्फी, वो तो मेरी फेवरेट है, हर चाय के साथ बर्फी। भाई चाय के साथ मैं बर्फी ना खाऊं तो चाय मेरे यहाँ फंस जाती, यहाँ। हाय मुलीजे, क्या दिन थे यूनिवर्सिटी के, लोग तुम्हें और मुझे जुड़वा बहनें समझते थे। भाई तुम तो इतनी पतली कभी भी नहीं थी, खुदा का खौफ करो। मैं पतली नहीं थी, तुम बहुत मोटी थी। मैं मोटी नहीं थी, मैं वो तो पढ़ाई की स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गए थे मेरे, वरना मैं तो भाई बाय बर्थ स्लिम स्मार्ट थी। मैं जब पैदा हुई थी ना 1.25 महीने तक तो मुझे किसी ने उठाया भी नहीं था, इतनी पतली थी मैं। हाँ, इतनी छुन्नी थी, तुम्हें पेन की निब में दूध डाल के पिलाया करते थे ड्रॉप्स के साथ। अच्छा चल छोड़, लंच का टाइम है, बता क्या खाएगी? हाय कौन सा लंच, ये तो तुम जैसे खाते पीते लोगों की अयाशी है। मैं तो लंच में 2 खीरकंबर के स्लाइस खा के आई हूँ। खीरकंबर? हाँ। हाय मोटो, या खीरा कहो या कुकंबर कहो, लगता है डाइटिंग ने तुम्हारी मत मार दी है। अच्छा चल, प्रॉपर लंच नहीं करते, कुछ हल्का फुल्का खा लेते, 4 समोसे और पाया पाया जलेबी खा लेते। हाय अल्लाह, 4 समोसे पाया पाया जलेबियां? हाँ, तुम खाने की बात करती हो। एक बार दूर से जलेबियां मैंने निकलती हुई देख ली थी, घर आके वजन चेक किया तो 2 किलो वजन बढ़ गया था मेरा। इससे अच्छा था तुम खा ही लेती, यही कोई 1.5 किलो वजन बढ़ जाता।
भाई जब जलेबियां निकल रही हो ना, मैं तो हलवाई का हाथ नहीं रुकने देता। गरम गरम ट्रे। मेरी जिंदगी तो बस इसी पे चल रही है, एग वाइट, खिरकंबर और पानी तो मैं इतना पीती हूँ ना। एक बार प्याज काटते हुए मेरी उंगली कटी गई थी, तो बीच में 4 मिनट तो पानी निकलता रहा था, फिर पीछे से जाके खून आया था। इतना पानी पीती हूँ, इतना पानी पीती हूँ, फिर भी वजन नहीं कम आ रहा। अरे वाह, तेरी तो मौज है। जब तुम्हारे घर पानी ना आया, आराम से हल्की सी उंगली को कट लगाया और पानी। बर्तन धो, कपड़े धो, जो मर्जी कर, खुद कफील हो गई है। हाँ, पीने की बात हो तो कोई बात नहीं, घर वाले वॉशिंग मशीन लगा लेते हैं। हाँ, ये ज्यादती है वैसे। हाँ, फिर भी तेरा कुछ नहीं जाना। अब तूने वजन कम कर ली तो तू मुझे बातें ही सुनाएगी। वजन कम करने का कोई नुस्खा भी दे। मैंने कब कम किया, मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ। तुम्हें पता है, किसी ने मुझे बताया था कि स्विमिंग करने से वेट कम होता है। मैं तो 2-2 घंटे स्विमिंग करती रहती हूँ, फिर भी वजन नहीं कम हो रहा। ये तू पागल है? तूने किसी की बात पे यकीन कर लिया? मैं तो भैंस की तरह रहती पानी में हूँ। भाई अल्लाह, तू पागल है? तूने किसी की बात पे यकीन कर लिया? हाँ। अब जरा सोच के बता, अगर स्विमिंग से वजन कम होता तो वेल मछली मेरे जितनी स्मार्ट ना होती। बात तो सही है। कितना मिसगाइड करते हैं तुम्हें लोग। तौबा, खाया पिया कर, उड़ा कर। माशाल्लाह, तुमने तो बगैर डाइटिंग के इतना वजन कम कर लिया। अपना सीक्रेट मुझे भी बता दो। बता दूं? बता। पक्का कर लेगी? हाँ। तू हसद किया कर और टिका के किया कर। हसद सबसे किया कर। ये जिम, डाइटिंग वाइटिंग सब भूल जाएगी, ऐसी स्लिम स्मार्ट हो जाएगी। देख, जितना फैट हसद करने से बर्न होता है ना, ब्लैक कॉफी भी क्या बेचती है उसके आगे। बस एक फार्मूला, हसद। अगर हसद से वजन कम होता ना, हाँ? तो मुझसे ज्यादा किसका वजन कम होना था। मेरे मोहल्ले में नई गाड़ी आई नहीं, पहली रात मैंने उसकी बोनट पे जो चरीटे मारती हूँ ना, नई को पुरानी कर देती हूँ एक रात में। वाह वाह। 90 लाख की गाड़ी एक रात में 9 लाख की कर देती हूँ। ये जो ब्राउन कलर की हैवल गाड़ी खरीदी ना, लश पश करती। हाँ हाँ हाँ। अभी उसकी बोनट पे रोड़े के साथ दिल बना के आई हूँ मैं। है, दिल बना के आई है? हाँ। हाय अल्लाह, वो तो मेरी गाड़ी थी, अभी तो पहली किस्त भी नहीं दी मैंने। दिल ही बनाया है, बीच में तीर थोड़ी बनाया है। मुझे बताया नहीं था ना। अच्छा, नाज़रीन, ये था आज का देशमुख के चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि खानदानी लोगों का वक्त बदलता है, मयार नहीं, और बदनस्लों की किस्मत बदलती है, आदत नहीं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।